हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 15 तक सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश की एक किरण क्रांति कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है। ठीक है, अपवर्तन कोण होगा। मतलब कह रहा है कि जैसे एक कोई किरण है, ठीक है, और वो क्या हो रही है कि कांच से जा रही है। किससे जा रही है? कांच से होकर जा रही है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक कांच है, तो कांच और कांच से कहाँ जा रही है? हवा में जा रही है। हवा, तो हवा हमारा कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। और कांच कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। और क्रांति कोण का मान बात किया है तो जाहिर सी बात है कि जो किरण होगी वो सघन से किस में जाएगी? विरल में। तो कह रहा है कि कोई किरण जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ये जा रही है किरण हमारा कांच से होकर हवा में जा रही है। किससे होके? कांच से होके हवा में। तो क्या होगा? हमारा जो क्रांति कोण बनता है किसमें बनता है? सघन माध्यम में बनता है। ठीक है, और उसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो आप तो इसी तरह ऑप्शन मार सकते हैं कि जो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण वो कितना होगा? 90 अंश, क्योंकि सघन माध्यम में क्रांति कोण बनने के लिए जो विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो आप इसी से मार सकते हैं। तो ये किरण हुई, ये हमारा मान लीजिए अभिलंब है। ठीक है, क्या है? अभिलंब है। तो क्या होता है? अभिलंब से क्रांति कोण का मान, ये जो आई होता है, ठीक है, इसका मान क्रांति कोण तब होता है, सी के बराबर तब होता है जब इस सघन विरल माध्यम में जो बना हुआ अपवर्तन कोण होता है वो कितने का होता है? 90 अंश का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी 90 अंश। बात समझ में आई है? ठीक है, आप लोग ऐसे ही मार सकते थे क्योंकि क्रांति कोण की बात की है तो जाहिर सी बात है सघन से विरल में जाता है प्रकाश किरण, और क्रांति कोण के विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो कितना होता है? 90 अंश होता है। इतना समझ गए? चलिएगा अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी किरण, जैसे हमारा माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है हमारा, इस पे जो किरण डालेंगे ये इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो, यानी इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो? ज्यादा होगा तो इसका जो अपवर्तनांक है n वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? n घट जाता है। यदि यही लेमडा का मान यानी जो तरंगदैर्ध्य क्या होता है कम होती है तो ये क्या होता है? अपवर्तनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या है? तरंगदैर्ध्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा? घट जाएगा। यानी तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। किसका होता है? व्युत्क्रमानुपाती का। यदि अपवर्तनांक कम होगा तो जो प्रकाश की रंग होगा, जो कोई भी रंग, उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है ना, चलेगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक भी क्या होता है? घटता है। अपवर्तनांक हमारा क्या होता है? घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता नहीं है, घटता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 हो तो क्रांति कोण का मान होगा। कह रहा है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का, यानी रेरर एंड डेंसर, यही होता है ना। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 2 है। कितना है? 2 है। तो क्रांति कोण का मान होगा। क्रांति कोण का मान होगा। तो हमारा फार्मूला होता है आर एंड डी बराबर क्या होता है? 1/sin c। 1/sin c। साइन सी का मान पूछा है तो सी का मान पूछा है क्रांति कोण का, तो हो जाएगा 1/r/d हो जाएगा। और इसका मान दिया है तो कितना है? 1/, इसका मान कितना है? 2। तो साइन सी बराबर इतना होता है, और साइन 1/2 कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश, और साइन से साइन कट जाएगा तो सी बराबर 30 अंश, यानी जो हमारा क्रांति कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 18 का ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, डी 30 अंश। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला। बात समझ में है इतनी? चलिएगा उतारिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन।
चलिए अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की गहराई d है। यह बर्तन आपस में न मिश्रित होने वाले समान आयतन के द्रवों से भरा है जिसके अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 n3 है। बर्तन की आभासी गहराई है। बात समझिए, एक हमारा बेलनाकार बर्तन है। कैसा है? बेलनाकार बर्तन है जिसकी गहराई दी है आपकी कितनी है? d है। कितनी है? d है। और इसमें क्या है? समान प्रकार के, इस बर्तन में समान प्रकार के जो समान आयतन के 3 प्रकार के भिन्न भिन्न, ठीक है, द्रव भरे हैं। जैसे ये मान लीजिए इसको n1 n2 n3 मान ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे भरे हुए हैं। तो मान लीजिए समान आयतन के हैं, तो ये भाई मान लीजिए इसका ये d है, ऊंचाई पूरी d है, तो ये भी और ये भी और ये भी समान है, ठीक है। तो ये समान ऊंचाई करेंगे तो मान लीजिए इनको एक आयतन यानी प्रत्येक द्रव के निकालने, प्रत्येक द्रव की ऊंचाई निकालने, प्रत्येक द्रव की ऊंचाई कितना हो जाएगा? d/3 हो जाएगा, क्योंकि d में 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये समान आयतन के हैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दें तो एक द्रव का क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई d है और ये समान रेशियो में समझे बांटे गए हैं, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी? एक द्रव की ऊंचाई d/3 हो जाएगी। और प्रत्येक इसका जैसे दिया भी है, प्रत्येक द्रव का जो अपवर्तनांक दिया है वो भी दिया है। प्रत्येक द्रव का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो भी दिया है, ठीक है। यानी n1 n2 और n3 ऐसे इसका निकालेंगे तो भाई d/3 तो सबका होगा ऊंचाई। तो उसी तरह यदि पहले निकाल दे तो हमारा क्या होता है? फार्मूला n बराबर होता है वास्तविक ऊंचाई या गहराई और बटे में क्या होता है? आभासी गहराई। हमें क्या निकालना है? आभासी गहराई। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ये आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक गहराई और बटे में अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसके लिए निकालूं n1 के लिए आभासी गहराई, तो क्या हो जाएगा? आभासी गहराई क्या हो जाएगा? आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो वास्तविक इसका कितना है? द्रव का d/3 है, तो d/3 हो गया। अब बटे में n1 हो जाएगा, तो n1 का जाके गुणा होगा, यानी d/3 n1 ये होगा, ठीक है। तो इसी तरह सबका निकालेंगे तो वही निकलेगा। दूसरे के लिए निकलेगा क्या? दूसरे के लिए निकलेगा d/3 n2 निकलेगा, और तीसरे के लिए क्या निकलेगा? ये दूसरे के लिए निकलेगा, और तीसरे के लिए क्या निकलेगा? d/3 n3, ठीक है। तो इसी तरह यदि हम कुल आभासी यानी बर्तन की आभासी गहराई की बात करें, ये तो एक एक द्रव की निकल गई आभासी गहराई ऐसे, ठीक है। यदि हम कुल बर्तन की आभासी गहराई निकाले, कुल बर्तन की आभासी गहराई, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? d/3 n1 प्लस d/3 n2 प्लस d/3 n3, क्योंकि सबको जोड़ देंगे। इसमें से देखिए कॉमन इतना मिल रहा है, सब में इतना कॉमन मिल रहा है, सब में इतना कॉमन, तो ले लेंगे d/3 कॉमन, तो बच जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। देखिएगा ये वाला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? d/3 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को ही आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? 19 का करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नोट करिएगा, समझ में आया? बस कुछ नहीं था। जैसे टोटल ऊंचाई d है, इसको एक समान समझिए, समान रेशियो में 3 भागों में डिवाइड करें तो एक का निकलेगा, एक का निकाले तो क्या हो जाएगा? टोटल में 3 लोग हैं ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक द्रव की ऊंचाई निकल जाएगी, वास्तविक ऊंचाई। अब प्रत्येक द्रव की जो है आभासी निकाले तो n बराबर होता है वास्तविक बटे आभासी। तो पहले के लिए निकाले n1 के लिए, तो ये n1 यहाँ आ जाएगा, आभासी यहाँ जाएगी, तो वही निकाले आभासी बटा d/3 n1 ऐसे करेंगे, इसीलिए दूसरे तीसरे के लिए होगा। पूरे बर्तन का निकालना है तो सबको जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। बात समझ में है ना? चलिएगा नोट करिए, देखते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्या करें इसमें कि एक ग्लास की प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलबुला है। एक प्रेक्षक को यह बुलबुला गिलास में नीचे की ओर लंब रूप से देखते हुए नज़दीकी सतह से 20 mm की दूरी पर दिखता प्रतीत होता है। वास्तविक दूरी होगी, यानी जो उसका आभासी गहराई दिया है, ठीक है। यानी ये हमारा बर्तन है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है और इसमें एक बुलबुला है। क्या है? बुलबुला है। तो ये ऊपर से कोई देख रहा है इसको, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आँख है, इसलिए देख रहा है इसको, तो ये जो इसकी गहराई दिखाई दे रही है वो 2 mm दिखाई दे रही है। कितना? 2 mm। इसकी जो वास्तविक गहराई है वो नहीं दिया है, ठीक है। ये उठा हुआ प्रतीत होता है ना, कोई भी जल में कुछ भी चीज रखा आप देखेंगे तो लगेगा कुछ उठा हुआ प्रतीत है। तो ये हमारी आभासी दिखाई दे रही है, गहराई दिखाई दे रहा है 2 mm। कह रहा है इसकी जो वास्तविक है, ये वाली जो दूरी है मान लीजिए x है, वो कितनी होगी? तो क्या फार्मूला आता है? अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई और बटे में आभासी। तो अपवर्तनांक आपका दिया है कि ग्लास का अपवर्तनांक कितना रखना है? 1.5 रखना है। तो इसका मान 1.5 हो गया, बराबर वास्तविक का मान निकालना है और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? त्रिय गुणा करेंगे तो वास्तविक जो गहराई निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगी वास्तविक गहराई? बराबर 1.5 × 2 बराबर 30। तो दशमलव का स्थान पे कट जाएगा, यानी इसका मतलब नहीं है, तो 3 आया, यानी 3 mm। कितना हो जाएगा? 3 mm उसकी वास्तविक गहराई हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3 mm। ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। बात समझ में इतनी? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या कर रहा है इसमें कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 अंश से उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। क्रांति कोण यानी C का मान दिया है कितना? 45 अंश, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है? n बराबर 1/sin C। हम इसी का मान पूछ रहा है, तो चलिए रखिए 1/sin C का मान कितना है? 45 अंश। C का मान कितना है? 45 अंश। और sin 45 अंश का मान कितना होता है? 1/करनी में 3। तो n बराबर आपका हो जाएगा कितना? 1/करनी में 2 होता है। तो ये करनी में 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? करनी में 2, यानी n का मान आ जाएगा करनी में 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका √2, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई है? ये तो सिर्फ फार्मूले पे ही था, n का मान निकालना था, ठीक है। चलिएगा, इतना नोट कर लीजिए और देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है इसमें, सुनिए। कह रहा है कि एक बीकर की तली में कोई वस्तु रखी है तथा बीकर में 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई द्रव भर दिया जाता है। यदि वस्तु की सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 4/3 हो तो वस्तु की बीकर से तली से ऊपर हो, यानी आभासी ऊंचाई निकालना है। यानी ये हमारा क्या है? बीकर है, ठीक है। इसमें जल भरा गया है, वो जल की ऊंचाई कितनी है? यानी यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी कौन सी ऊंचाई है? वास्तविक है। कौन सी है? वास्तविक ऊंचाई दिया है। और कह रहा है कि इसमें कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। इसमें क्या कही गई है? कोई वस्तु रखी गई है। जैसे मान लीजिए हमारी क्या है? वस्तु है। तो ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो उसी की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी हमें आभासी ऊंचाई पूछ रहा है। आभासी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, वही पूछ रहा है। जबकि अपवर्तनांक n का मान दिया है 4/3। 4/3 दिया है ना। चलिए, तो हमें इसकी पता है क्या? वास्तविक ऊंचाई पता है। तो निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है हमसे समझिएगा। यहाँ पे आभासी नहीं पूछा है, लेकिन हम आभासी भी निकालेंगे, क्योंकि ये पूछा जैसे मान लीजिए इतनी ऊंचाई पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए इसे ऊपर से देखेंगे तो ये x की ऊंचाई पे दिखाई देगा, जैसे x की ऊंचाई पे, ठीक है। तो ये तो हमारी आभासी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा है आपसे कि वस्तु बीकर की तली से ऊपर उठी प्रतीत होगी, यानी बीकर की तली से कितना ऊपर उठी। यानी जैसे मान लीजिए x है, ये टोटल 12 है, तो ये वाली जो दूरी बचेगी इसी के बारे में आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें तो ये पता है। यदि हम ये आभासी निकाल ले, आभासी, तो क्या करेंगे? वास्तविक में से आभासी घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी ना। तो चलिए वही निकालते हैं हम लोग। आभासी ही दूरी निकालते हैं, आभासी ऊंचाई। तो आभासी
ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक ऊंचाई बटे में अपवर्तनांक। ठीक है, तो वास्तविक कितना है 12 है, अब बटे में अपवर्तनांक कितना है 4/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 3 बटा में 4, इसे कटाएंगे तो 3 बार में ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो जो इसकी आभासी आ गई कितनी, आभासी ऊंचाई कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर और वास्तविक कितनी है 12, ऐसी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी टोटल में से इतना घटा देंगे आभासी तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी ना कि कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हम निकाल देंगे तो जो हमारा आ जाएगा तली से। ठीक है, तली से हम यहाँ पे जगह नहीं है लिखने लायक, तो बस मैं क्या कर दे रहा हूँ 12 - 9 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हमारा आया कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 का जो है 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमसे ये आभासी नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था, तो हम आभासी निकाल के और टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसमें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी AnW कांच है कि जल है, कांच है, यानी G कर दे रहे हैं, G बराबर दिया है 1.5 और कर तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष हीरे का, डायमंड D कर दे रहे हैं, उसका अपवर्तनांक कितना है, हीरे का अपवर्तनांक कहाँ गया 1.61, इसका 0 दिया तो चलिए लिख लेते हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष किसका, हीरे का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना है, बात समझ में। तो देखिए हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, तो इसको लिख सकते हैं Ng/Na, क्योंकि इसी को हम लिखते हैं, इसी को लिखते हैं Ang लिखते हैं, जो लास्ट में होता है उसे ऊपर कर देते हैं, जो पहले होता है उसको नीचे कर देते हैं, तो ये बटे के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इतना कर सकते हैं, यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको बोल दीजिए कितना हो जाएगा 1/d बटे में Ng, ये हो जाएगा। हमें निकालना है ये, इसका मान निकालना है, यानी Nd बराबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका कैसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो देखिए कैसे गुणा, यानी इसका इसमें और इसका गुणा कर दे, यानी इसमें इससे गुणा कर दें तो इसका मान कितना है Ng/Na, और गुणा कर दे इस वाले से तो इसको क्या लिखते हैं Nd/ क्या हो जाता है Ng। तो देखिए Ng से Ng कटेगा तो बचेगा कितना ऊपर लिखा है Nd/Na, इसी को ना इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका। तो हम मान लीजिए यहीं से फार्मूला N/D, यानी N/D बटे में Na, मतलब समझिएगा वहीं क्या होगा, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। तो क्या लिखेंगे, इतना गुणे इतना करेंगे तो इसका मान कितना है 1.5 है, कितना है 1.5, ठीक, और इसका मान कितना है 1.61, ऐसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करिए मल्टीप्लाई इसका, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना 241 और दशमलव यहाँ पे लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है, तो 202.41 कितना आ जाएगा, इसका अपवर्तनांक आ जाएगा किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 2.41। तो ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर रहा है देख लीजिए, 23 का 2.41 आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना ऐसे जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको लिख सकते हैं N2/N1 लिखते हैं। ठीक है, N2/N1 जो लास्ट में होता है उसको ऊपर, जो पहला होता है उसको नीचे, यानी बटे के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम उस फॉर्मेट में चेंज कर दिए हैं। और जिसका मान निकालना है तो देखिए इसका कैसे गुणा करेंगे,
तो आ जाएगा, डायरेक्टली गुणा कर देंगे इसका तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये यही पूछ देता हीरे के सापेक्ष किसका, हीरे के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, हीरे के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो इसको पलटना पड़ता, क्या करना पड़ता, पलटना पड़ता, किसी एक को पलट के फिर गुणा करना पड़ता। ठीक है ना, तो चलिए, या जब वो पूछ देता है यदि हीरे के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, कैसे, वायु, कांच, हीरा, फिर वायु, अब श्रेणी में हो जाएंगे तो तीनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा, तो वहां से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा, तो इतना नोट करिए। फिर देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। दो फैक्ट्स लिखवाए थे ना कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब कब होगा, कब, तो एक बताया था कि जो किरण है वो सघन से विरल में जानी चाहिए, और दूसरा क्या था कि जो क्रांति कोण का मान होता है वह किसे 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है, क्रांति कोण से कम, यानी जो आपतन कोण का मान हो, आपतन कोण मतलब क्रांति कोण का मान हो वह क्रांति कोण से कम हो, क्रांति कोण से ज्यादा हो, क्रांति कोण के बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि जो क्रांति कोण मान होता है, क्रांति कोण का जो मान होता है, या सॉरी आपतन कोण का जो मान होता है वह क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांति कोण का मान ज्यादा होंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे तो जो 90 अंश थीटा बन रहा था अपवर्तन कोण वो ज्यादा बन जाएगा, तो जिस माध्यम से जारी रहती है उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, लौट आती है तो क्या हो जाएगा, जो क्रांति कोण का मान, सॉरी जो आपतन कोण का मान होता है वो क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, यानी क्रांति कोण का मान और बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी क्रांति कोण जिस कंडीशन में रहता है तो विरल माध्यम में 90 अंश का मान बढ़ता है, 90 अंश का बनता है, उसी को जैसे बढ़ाएंगे, क्रांति कोण को जैसे बढ़ाएंगे तो किरण क्या होगी, पुनः अपने माध्यम में ही लौट आती है। तो क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 24 का। बात समझ में आई है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कि यदि दो माध्यमों के पृथककारी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो हमने बताया था कि जब लंबवत पड़ती है तो उसी पे निकल जाती है, तो ये लंब है, इसी पे हमारी किरण निकल रही है, तो लंब पे लंब क्या बनेगा, थीटा, तो वो क्या बनेगा, 0 अंश का बनेगा ना, थीटा हमारा 0 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 25 का 0 अंश। ठीक है, कोई लंबवत पड़ रही थी ना कि कोई मार देना 90 अंश, लंबवत पड़े तो 90 अंश नहीं, लंबवत यानी अभिलंब से ही चली जाएगी, तो अभिलंब और आपतन कोण के सॉरी अपवर्तन जो आपतित किरण होती है, यानी किरण और अभिलंब के बीच ही न कोण बनता है, तो अभिलंब पे ही किरण भी जा रही है तो कोई कोण बनेगा, नहीं बनेगा, यानी 0 अंश का बनेगा। तो आपका 25 वाला क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी 0 अंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 0 अंश, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने में जगह लगेगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर मिटा के उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा इस सवाल को। कह रहा है पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर स्थित व्यक्ति को स्वच्छ पानी के तालाब की तली में एक सिक्का 3.4 मीटर दूरी पर प्रतीत होता है। उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से उस सिक्के को छुआ जाएगा जबकि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो। यानी जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये तालाब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तालाब है, और तालाब से 1 मीटर की ऊंचाई पे, कह रहा है ना 1 मीटर की ऊंचाई से पानी की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई से, तो ये तालाब का ये पानी है, इस पानी का यही ना सतह है, ये तली होता है, ये क्या होता है हमारा तली होता है, और इसे क्या कहते हैं, सतह कहते हैं, सतह कहते हैं। ठीक है, ऊपर है, तो इसकी सतह से 1 मीटर ऊपर, यानी ये वाली जो दूरी है 1 मीटर है, कितनी 1 मीटर, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति बैठा है, और इसमें इसको एक सिक्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है, एक सिक्का है इसमें, करे वो जो सिक्का है तालाब की तली में एक सिक्का
3.4 मीटर पर प्रतीत होता है। यानी ये जो सिक्का है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो सिक्का दिखाई दे रहा है वह 3.4 मीटर की ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है। यानी ये आभासी नहीं है, ठीक है। ये हमें आभासी समझिए, लेकिन ये पानी की सतह से लेंगे तब आभासी होगा। लेकिन ये यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से वो जो ऊंचाई दिख रही है वो 3.4 दिख रही है, ठीक है। तो पानी की सतह से यदि पानी की सतह का आभासी निकाले, पानी की सतह से आभासी जो ऊंचाई निकाले, ठीक है, पानी की सतह से जो निकाले, पानी की सतह से आभासी जो ऊंचाई निकाले, आभासी ऊंचाई निकाले तो कितना हो जाएगा? वो 1 घट जाएगा ना, यानी 3.4 में से 1 घट जाएगा तभी तो ये निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 3.4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 2.4, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? आभासी ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए अब फिर वो फार्मूला लगा देते हैं। मान लेते हैं वास्तविक तो ऊंचाई पता नहीं, तो वास्तविक मान लेते हैं, कुछ भी वास्तविक मान लेते हैं, टी ही है हमारा। तो क्या होता है? n बराबर टी अपान आभासी। तो आभासी कितना है? 2.4 है। तो सॉरी अपवर्तनांक आपको चूंकि दिया है, n बराबर दिया है आपको कितना? 4/3, हमने लिखना भूल गया। n का मान दिया है कितना? 4/3। तो हो जाएगा 4/3 बराबर t बटा में 2.4। इसको कटा देंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 8 24। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 0.8 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 8 32, यानी 3.2 कितना हो जाएगा? 3.2। ये क्या हो जाएगी? वास्तविक, इस जल की वास्तविक, यानी ये वाली जो दूरी है, सॉरी ये वाली जो ऊंचाई है, ये कितनी हो गई? 3.2, ठीक है। और कह रहा है कि उस व्यक्ति को कम से कम कितनी लंबाई की छड़ लेनी पड़ेगी कि वो सिक्का को क्या करे? छू दे। तो मान लीजिए ये ऊंचाई हो गई इतना, और यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, तो और इस 1 मीटर को ऐड करेंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि इतना लंबा छड़ लेना पड़ेगा। तो जो छड़ की लंबाई हो जाएगी, छड़ की लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई वो कितनी हो जाएगी? 3.2 प्लस 1 यानी 4.2 कितना हो जाएगा? 4.2 मीटर। कितना हो जाएगा? 4.2 मीटर लंबी छड़ लेगा तो वो क्या करेगा? उस सिक्के को छू सकता है। बात समझ में आई है? क्या करना था? 1 मीटर की ऊंचाई पे बैठा है, 1 मीटर की ऊंचाई पे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको दिखाई दे रहा है इतना। बात समझ में आई है? तो हम क्या करेंगे? तली का ये जो जल है इसका आभासी ऊंचाई निकाले, तो इसका ऊंचाई आभासी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रहा था इतना, यानी ये टोटल दूरी दिया था। यदि हम इसका आभासी निकालेंगे तो 1 को घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। फिर फार्मूले से हम वास्तविक गहराई टी निकाल दे, इतना आ गया। तो ये वास्तविक गहराई इतना हो गया, और हमें छड़ चाहिए तो इतना भी तो लंबा छड़ चाहिए, तो 1 को फिर ऐड कर देंगे तो हमें वास्तविक जो छड़ की लंबाई है वो निकल के आ जाएगी 4.2। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4.2 मीटर। बात समझ में आई है दोस्तों? चलिएगा नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे इसमें कि एक कांच की पट्टी की मोटाई x मीटर है। यदि पट्टी का अपवर्तनांक n तथा प्रकाश की चाल c हो तो पट्टी को पार करने में लगा समय होगा। यानी कोई हमारी पट्टी है कांच की, ठीक है, जिसकी मोटाई दिया है कितना है? x है, और इसमें से जो प्रकाश जाएगी, ठीक है, तो वो ऐसे जाएगी ना, इसका अपवर्तनांक n है और प्रकाश की जो चाल है वो क्या है? c है, प्रकाश की चाल, और n क्या है? हमारा अपवर्तनांक है। तो कह रहा है इस शीशे में जो ये किरण गई है इसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई दूरी तो इतना डिस्टेंस कवर करे, तो दूरी तो हमें पता है कितना है? x है, और समय क्या करना है? निकालना है। तो समय बराबर होता क्या है? फार्मूला दूरी बटा में चाल। क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो चाल तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल पता है, जो c होता है वायु में ये पता है, माध्यम में नहीं पता है। तो फार्मूला होता है हमारा क्या? n बराबर प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। आपका फार्मूला क्या होता है? n बराबर c बटे में, यानी c मतलब वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मान लेते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल v है, और इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है सॉरी c है, और माध्यम में क्या है? v है। माध्यम में क्या है? माध्यम में
उसकी चाल कितनी है, v है। तो क्या आ जाएगा c अपान v। हमें v का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा c अपान n, c अपान n। तो पता चल गया कि इस जो पदार्थ है इसमें चाल कितनी है प्रकाश की, तो c अपान n। ठीक है, तो यहीं पे रख देते हैं। दूरी कितनी है, x है हमारी, और समय निकालना है तो समय बराबर x अपान n होगा, सॉरी चाल होगा। तो v कितना है, v का मान कितना है c अपान n। तो कितना हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा nx अपान c, nx अपान c, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, nx अपान c। सॉरी इसमें t माना है आप, तो x की जगह पे आप t रखिए या c रखिए, यानी x की जगह पे आप मान लीजिए t माना है, क्या माना है, t माना है। तो ये यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, nt अपान c हो जाएगा, nt अपान। समझ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है समझ कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। आप कुछ भी मान के सॉल्व करिए, ठीक है। तो बुक में आपको टी माना है तो टी ही मान, लेकिन इसमें तो आपको क्वेश्चन में मोटाई x का है तो x हमने माना है। ठीक है, चलिएगा, तो कौन सा करेक्ट हो गया, nt अपान c, nt अपान c, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 27 का। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, पानी के लिए अपवर्तनांक 4.3 है, तो जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी। आभासी पूछ रहा है तो जाहिर से हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या होता है, n बराबर हम लिख दे रहे हैं वास्तविक बटे में आभासी होता है, लिखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग लिखिए ना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। आभासी बराबर क्या हो जाएगा, आभासी बराबर वास्तविक बटे में n हो गया, तो वास्तविक कितना है 15 है, और n कितना है 4/3 है। ये 3 ऊपर जाएगा, 4/3 है ना, हाँ 4/3 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 3/4, गुणा करेंगे 15 तिया 45/4, 1.125, इतना आ जाएगा भाग। 4 एकम में 4, फिर 4 एकम में 4, पॉइंट बढ़ाते 10 होता है, 4 दूना 8, 2 बचता 0 होता है, 4 5 20, यानी 11.25, कितना आ जाता है 11.25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका सी है, सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई है, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन था बस, नोट करिएगा। फिर देखते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग 1.5 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उसको v से डिनोट करते हैं, या माध्यम में मानिए तो वो कितना है 1.5 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, यही दिया है ना। और कह रहा है वायु में 20 तथा 40 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित है, यदि वायु में प्रकाश का वेग यानी c का मान दिया है कितना 3 × 10 की घात कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो कह रहा है कि किरण में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, और अपवर्तनांक n का मान दिया है 4/3, इतना ही दिया है ना, 4/3 नहीं, सॉरी दिया ही नहीं है, अपवर्तनांक नहीं दिया है, ये वैल्यू दिया है, और कोण दिया है कि जो ये है हमारा, ये माध्यम है, ये वायु है, और ये हमारा माध्यम है, तो जाहिर सी बात है माध्यम से ही जाती है। तो मान लीजिए माध्यम से गई ये किरण, ये हमारा क्या है अभिलंब है, ठीक है। तो कब ये जैसे दो कंडीशन है, कितना दो कंडीशन, एक बार 20 डिग्री पे जा रही है और एक बार 40 डिग्री पे जा रही है, कितने पे 40 डिग्री पे जा रही है, 40 डिग्री पे, हाँ 20 से 40 डिग्री पे आपतन हो रही है। तो कह रहा है यदि इतना हो तो किरण में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, कब होगा, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जो क्रांति को सॉरी जो आपतन कोण का मान है, ये जो 20 और 40 है, वो क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और क्रांति कोण का फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है 1/n, या n बराबर 1/sin c होता है, ये फार्मूला होता है ना। इसे चेंज करेंगे 1/sin c से, तो ये इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो क्रांति कोण का मान है वो निकाल लेते हैं कि क्रांति कोण का मान कितना होगा, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, किससे, आपतन कोण से ज्यादा होना चाहिए क्रांति कोण का मान। तो चलिए क्रांति कोण का मान निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो गया
चूंकि हमें n पता नहीं है तो n निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में चाल। तो प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10 घात 10 और बटे में v का मान कितना है 1.5 × 10 घात 10। ये से ये कट जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर नीचे 10 से तो ऊपर हो जाएगा 30 बटे में 15 कटाएंगे कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो यहाँ से निकाल देंगे 1/sin साइन c बराबर 1/2। और ये किसका मान है 30 अंश का, तो साइन बराबर कितना हो जाएगा साइन 30 अंश। साइन से साइन कट गया तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर 30 अंश आ गया। कितना आ गया, c बराबर 30 अंश। तो क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए मान आपतन कोण का। तो आपतन कोण कितना दिया है 20 और 40 दिया है। तो देखिए हमारा क्रांति कोण कितना है 30 है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यानी जो किरण जा रही है उसको लौटने के लिए जो क्रांति कोण c है उससे जो आपतन कोण है मान बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से कौन बड़ा है, 30 अंश से कौन बड़ा है 40 अंश ना। तो जो 40 अंश पे आपतित होगी जो किरण, 40 अंश पे जो आपतित किरण होगी उसी का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट किसी भी दशा में नहीं, करेक्ट जब आपतन कोण 40 अंश हो। सही बात है, जब आपतन कोण 40 अंश हो। क्यों 40 अंश होगा तभी आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि हमारा क्रांति कोण कितना है 30 अंश है। आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 30 अंश से ज्यादा होना चाहिए आपतन कोण। तो आपतन कोण का 30 अंश से ज्यादा कौन है 40 है ना, क्योंकि 20 तो कम है तो किस पे होगा 40 डिग्री वाले पे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमाया था लेकिन ये इसमें कोई उतना मतलब बस थोड़ा लॉजिक है, आपके सोचने के ऊपर है। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और आगे के सवाल को अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तालाब के जल की सतह के 2 मीटर ऊपर एक लैंप रखा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 लेना है और ऊपर से देखने पर पानी में लैंप का प्रतिबिंब तालाब की तली से मिलता हुआ प्रतीत होता है, तालाब की गहराई है। देखिएगा कह रहा है ये हमारा जो तालाब है ये हो गया तालाब, ये तालाब की मान लीजिए तली है। ठीक है, और ये हमारा क्या है जल का सतह है और ये क्या है तली है। तो सतह से 2 मीटर ऊपर मान लीजिए 2 मीटर ऊपर एक क्या है लैंप रखा गया है। क्या है एक लैंप, जैसे मान लीजिए ये है लैंप रखा गया है, बना लेते हैं जैसे भी लैंप रखा गया है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस जल में, तो ये जो लैंप की जो तली ये जो लैंप का प्रतिबिंब बन रहा है इसको छूते हुए प्रतीत हो रहा है। तो मान लीजिए ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी ये ऐसे लैंप हमारा बन जाएगा ऐसे, यानी अब तली को ऐसे छूता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, छूता हुआ प्रतीत हो तो तालाब की गहराई है। तो इस तालाब की गहराई पूछ रहा है यानी वास्तविक गहराई पूछ रहा है। तो जनरली हम जब इसे देखेंगे तो इतना ये दूरी 2 मीटर है तो ये भी दूरी कितनी होगी 2 मीटर। तो ये जो आभासी गहराई है समझिए जो यहाँ पे दिखेगा हमारा जो लैंप है यहीं पे दिखेगा, यानी जो इसकी आभासी है, आभासी जो ऊंचाई है आभासी गहराई वो कितना हो जाएगी 2 मीटर। यानी लैंप तली सतह से जितना ऊपर रहेगा उतना ही इसके क्या हो जाएगी आभासी ऊंचाई भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो लैंप का प्रतिबिंब बन रहा है इस जल में तली ये छूते हुए बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो जाहिर सी बात यही आपकी क्या हो जाएगी आभासी ऊंचाई हो जाएगी। अब पूछा है वास्तविक पूछा है तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला आता है n बटे में वास्तविक और बटे में आभासी। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो वास्तविक बराबर क्या हो जाएगा n इंटू आभासी। क्या हो जाएगा n इंटू आभासी। तो n का मान कितना आपको दिया है क्वेश्चन में कि n का जो मान है 4 बटा कितना है 3, तो रख दीजिए 4/3 गुणे आभासी का कितना है 2, तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8/3 मीटर। कितना आ जाएगा 8/3 मीटर। 8/3 मीटर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8/3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, आगे की वीडियो में देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।